ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा भाग 3, अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 3। प्यारे बच्चों, हमने आपको प्रत्यावर्ती धारा भाग 1 और भाग 2 बता दिए हैं बच्चों, और भाग 2 में जो है मैंने आपको पुनः जो है फ्लक्स के बारे में बताया था बच्चों। यदि आप फ्लक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्रत्यावर्ती धारा के बारे में नहीं जान सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज जो है प्रत्यावर्ती धारा भाग 3 आपको बताना है बच्चों। तो प्रत्यावर्ती भाग 3 में जो है बच्चों, हमने जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल और उसके बाद जो है जो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में आपको बताना है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, हमने जो आपको कल बताया था बच्चों, उसी को जो है मैं दोहरा रहा हूँ बच्चों, तो आप ध्यान देंगे इसमें। बच्चों, हमारे पास एक कुंडली है, इस प्रकार से जो है बच्चों हमारे पास एक कुंडली है। मैंने एक कुंडली ले ली है, कल भी मैंने आपको बताया था। ये बच्चों इस कुंडली का अक्ष है। ठीक है बच्चों, ये कुंडली का क्या है, अक्ष है। ठीक है बच्चों। और इस कुंडली को जो है आज हमें घुमाना है। इसके अक्ष पर आप दक्षिणावर्त इसको घुमा सकते हैं या वामावर्त इसको घुमा सकते हैं बच्चों। इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इस कुंडली को घुमाएंगे। तो इस कुंडली को हमने, ये इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेंगी बच्चों। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है बच्चों, कि यहाँ पर कुंडली का जो तल है, ये देखो बच्चों, ये कुंडली का जो तल या अक्ष है, ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। कुंडली का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, चलो। कुंडली का तल, कुंडली का तल या जो उसका अक्ष है, जो अक्ष है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है बच्चों। यदि जो है कुंडली का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो इस कुंडली पर डाला गया जो लंब है, अब आपको ध्यान देना है, इस कुंडली पर हम क्या डालेंगे, एक इसके तल पर एक लंब डालेंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, मैंने इसको n द्वारा दिखा दिया, और यही क्या दिखाता है, एरिया वेक्टर को भी दिखाता है। तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो कुंडली पर खींचा गया लंब, कुंडली के तल पर, ये देखो बच्चों मैं ऊपर कर दे, तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ठीक है बच्चों। यदि कुंडली का तल जो है लंबवत है, तो कुंडली के पृष्ठ पर के तल पर खींचा गया लंब जो है उसके क्या है बच्चों, क्या है, समांतर। ये देखो बच्चों, ये कुंडली का तल है, ये क्या है, 90 डिग्री पर है। ये नॉर्मल जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों। तो पहली कंडीशन हमारी ये है। अब हम क्या करते हैं, हमने इनिशियली अर्थात कुंडली को रखा कैसे है, हमने कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्स जो है इसमें गुजरेगा। ठीक है बच्चों, कल तो हमने बता दिया था, इसका नॉर्मल जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन में बच्चों हम बता देते हैं, इस प्रकार से जो है बच्चों, ये कुंडली है, ये देखिए बच्चों, ये इसका अक्ष है, मैं इसको ऐसा ही रखूंगा बच्चों। ये दक्षिणावर्त दिशा में क्या हो रहा है, घुमा रहे हैं हम इसको बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, ये इसका फ्लक्स है, ये देखिए बच्चों, अर्थात
चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये देखिए बच्चों, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं बच्चों। तो इस समय जो है हमने कुंडली को घुमा दिया। इस दूसरी स्थिति में हमने कुंडली को, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थी, उसको घुमा दिया और थीटा कोण पर घुमा दिया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब कुंडली पर हम क्या खींच लेंगे, एक नॉर्मल खींच देंगे। ये नॉर्मल हो गया अर्थात लंब हो गया, और ये एरिया वेक्टर अर्थात क्षेत्रफल सदिश, इसके साथ अब कितने एंगल पर घूम गया बच्चों, थीटा एंगल पर घूम गया। किस वेग से घूमने के लिए कौन सा वेग चाहिए, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा। ठीक है बच्चों, हमने इस कुंडली को क्या घुमाया, कोणीय वेग से घुमाया। अब क्योंकि घुमाने के लिए, घूमने के लिए आपको कौन सा वेग चाहिए, कोणीय वेग चाहिए बच्चों, रेखीय वेग नहीं चाहिए, कोणीय वेग। और बच्चों कोणीय वेग का मान आप जाते हैं, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो है आप थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको हमने थीटा एंगल पर घुमा दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पर जो है आपको बताना होगा। अब कुंडली पहले क्या थी बच्चों, कुंडली पहले क्या थी, कुंडली का जो तल था वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, अर्थात कुंडली पर खींचेगा जो लंब था वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा, ये देखो, इसको घुमा दिया। इसको क्या कर दिया बच्चों, इसको किस डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में घुमा गया। अब कुंडली का नॉर्मल, कुंडली का जो लंब था, पृष्ठवक्र खींचेगा जो लंब था, अब चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है 0 डिग्री का कोण नहीं बना रहा, बल्कि थीटा एंगल पर घूम रहा है बच्चों। अब इस स्थिति में बच्चों आपको ये देखना है कि फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, फाई बराबर होता है बच्चों बी डॉट ए। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चों यहाँ पर एक वेक्टर जो है बी है और दूसरा वेक्टर ए है। तो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अब यहाँ थीटा को रिप्लेस करना है। ये देखो, चूंकि ओमेगा बराबर होता है कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। ये दिखाई दे रहा है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम जो है थीटा की जगह पर कितना लिख देंगे, ओमेगा टी लिख देंगे बच्चों। अब जो है बच्चों हमने विद्युत वाहक बल का समीकरण निकालना है। अगर विद्युत वाहक बल का समीकरण निकल जाएगा तो हमको वोल्टेज का भी निकल जाएगा और धारा का समीकरण भी हमें ज्ञात हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन, अवकलन। ये देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे अवकलन करने पर, किसका अवकलन करने पर, समीकरण ए का। किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर चर कौन है बच्चों, समय है। तो ये देखो अवकलन के लिए लिखते हैं बच्चों, देखो डी बाई डी टी, क्योंकि टी यहाँ पर चर मान रखा है। ये देखो बच्चों किसके रिस्पेक्ट में करना है, देखो यहाँ पर फाई, डी फाई अपॉन डी टी बराबर डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, मैथ्स के बच्चे तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बच्चों जो उनके पास डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन बायो के बच्चे अगर नहीं जानते बच्चों, उनको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर क्या होता बच्चों, जो कांस्टेंट है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में, जो कांस्टेंट होता बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, बी ए है। ये कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है अवकलन से, क्योंकि बी भी नहीं बदलेगा, ए भी नहीं बदलेगा, तो बी ए बाहर आ गया बच्चों। तो अंदर कितना बच्चों बचा बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, और बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि ये फॉर्मूला यह है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, और बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि ये फॉर्मूला यह है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों,
माइनस साइन एक्स। तो बच्चों यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर चर तो x था और यहाँ पर चर क्या है बच्चों, यहाँ पर तो क्या है t है। अब बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों आप यहाँ पे, ये क्या हो जाए, बी ए तो पहले से ही बाहर है और डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन ओमेगा टी। और फिर जो है ये चूंकि टी नहीं है इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। अब जो है हमने इसका क्या करना है, ओमेगा टी का डिफरेंस। हाँ तो बच्चों हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आएगी, डी फाई। यहाँ देखिए बच्चों, डी फाई अपॉन डी टी बराबर आ गया बच्चों हमारे पास बी ए माइनस साइन ओमेगा टी और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ देखो बच्चों, ये ओमेगा फिर कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी ये फॉर्मूला है बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ टी ये 1 हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वो बाहर आ जाएगा तो डी फाई अपॉन डी टी बराबर कितना हो, ये माइनस इधर ले लो, माइनस बी ए साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का कितना हो गया बेटा, ओमेगा बाहर आ गया, ये देखो ओमेगा तो बाहर आ गया और इनटू डी बाई डी टी टी का कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों। तो अब कितना हो गया बच्चों बताइए, अब ये हो गया डी फाई अपॉन डी टी बराबर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए जो है बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चूंकि बच्चों हमको फैराडे का द्वितीय नियम लगाना है बच्चों, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ से किससे गुणा करना पड़ेगा, n से गुणा करने पर, n से गुणा करने पर मतलब फेरों की संख्या, n से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, n डी फाई अपॉन डी टी बराबर माइनस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। अब इस माइनस चिन्ह को यहाँ ले लेंगे, माइनस एन, क्योंकि हमको फैराडे का नियम लगाना है, डिवाइड सेकेंड नियम, डी टी बराबर कितना हो जाएगा, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों। अब फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी है ये ई के बराबर होता है बच्चों। आपको द्वितीय नियम में क्या है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब देखो बच्चों, इस समीकरण और इस समीकरण बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। अब हमने E का अधिकतम मान निकालना है, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होगा बच्चों, बताओ बच्चों, हाँ बताइए, बिल्कुल सही। अधिकतम मान, जो साइन का अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, +1 होता है बच्चों। ठीक है, तो अधिकतम, इसके अधिकतम मान के लिए ये भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और उसी को जो है क्या कहते हैं, इसका शिखर मान कहते हैं। तो ये तो 1 हो गया अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम इसका कितना आ गया, अधिकतम मान विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक पर एन ए बी ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको शिखर मान कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान। ठीक है बच्चों, ये E0 क्या आ गया, शिखर मान, जिसको आयाम भी कहते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, शिखर मान। ठीक है बच्चों, तो इसकी इतने की जगह क्या लिख दो बच्चों, E0 लिख दो। तो समीकरण क्या आ गया, E इज इक्वल टू E0
साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये जो है किसका समीकरण आ गया? प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण आ गया। अगर प्रेरित विद्युत वाहक का समीकरण ये आ गया तो इसके कारण जो धारा उत्पन्न होगी उसका समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये देखो बच्चों, आई का समीकरण आ गया। अगर आपने कुंडली को बाह्य परिपथ में किसी प्रतिरोध से जोड़ रखा है, बाह्य परिपथ से जोड़ रखा है, तो बाह्य परिपथ के सिरों पर विभवांतर आरोपित हो जाएगा, वोल्टेज आरोपित हो जाएगा, और उसका समीकरण क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। अब आप यहाँ पर देखिए तीनों मिल गए आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर E0 शिखर मान है, पर इस यहाँ पर I0 क्या है? धारा का शिखर मान, या आयाम भी कहते हैं, धारा का शिखर मान। आगे वीडियो में बताऊंगा बच्चों मैं आपको शिखर मान। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और V0 क्या हो गया? वोल्टेज या विभव, वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है बच्चों, ये वोल्टेज का क्या हो गया? शिखर मान आ गया। तो आपने तीनों के क्या कर दिए हैं? समीकरण बच्चों ज्ञात कर दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों हमें E0, E की वैल्यू कितनी आई बच्चों? E की वैल्यू आई हमारी E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, और जो E0 है इसका मान कितना है बच्चों? NAB ओमेगा। ठीक है बच्चों, जहाँ N फेरों की संख्या है, A जो कुंडली का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ओमेगा कोणीय वेग है, जिस वेग से क्या हो रही है बच्चों? कुंडली क्या हो रही है? घूम रही है बच्चों। अब जो है बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका जो है ये जो का बच्चों ये कैसा समीकरण होगा? जैसे सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण क्या होता है बच्चों? बोलो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये देखो बच्चों, ये आवर्त गति का समीकरण, सरल आवर्त गति का समीकरण है बच्चों। तो इसका मतलब जो है आपका जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है? आवर्त गति कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर y विस्थापन है, तो यहाँ पर कितना e है, यहाँ पर a आयाम है, तो इसका शिखर मान है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका ग्राफ आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आप जो है इसको गंभीरता से लेंगे और ध्यान देंगे बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों जो है मैंने इसका ग्राफ बनाना है बच्चों। ये देखिए इधर को जो है बच्चों, इधर मैंने प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्लॉट कर दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर विभिन्न स्थितियां बताऊंगा कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे हो रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न कैसे होगा? जब फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहली ये एक्चुअली क्या कर रहा है बच्चों? इस प्रकार से आवर्त गति कर रहा है। ये देखो पूरा जो है एक चक्कर मार रहा है बच्चों। इस प्रकार से देखिए, मैं इसको यहाँ पर बनाऊंगा बच्चों, किस प्रकार से ये गति करेगा, किस प्रकार से ये आवर्त गति करेगा। ये देखो बच्चों, तो इस प्रकार का देखो बच्चों, अर्ध चक्र ये हो गया, ये देखिए, और अर्ध चक्र ये हो गया बच्चों। तो ये देखो बच्चों, अर्ध चक्र ये है, ये देखो अर्ध चक्र ये। अगर मैं 4 भागों में इसको बांटूंगा, ये देखो बच्चों, इसको 4 भागों में मैंने बांटना है। तो पहला चौथाई भाग ये हो गया। ये कितना भाग है बच्चों? चौथाई। ये भी कितना? चौथाई। ये भी कितना है? चौथाई भाग। ये भी कितना? चौथाई। तो चौथाई चौथाई मिला के आधा आधा, तो पूरा हो गया। तो ये भी तो चौथाई भाग है बच्चों, ये तो चौथाई, ये भी चौथाई भाग है, ये भी 1/4 चौथाई भाग, ये भी 1/4 भाग। इस प्रकार से गति कर रहा है बच्चों। आपको दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ये ग्राफ आपको बताएगा बच्चों। अब क्या है, ये O है, मान लीजिए बच्चों ये O है, ये देखो, तो यहाँ पर O है, चलना प्रारंभ कर रहा है। O से ये A पर पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर A पर पहुंच गया है। O से यहाँ से फिर देखो A से कहाँ गया? ये देखो, ये सारी लाइन O की है, फिर O पर पहुंच गया। ये देखो यहाँ से फिर कहाँ पहुंच गया? O पर पहुंच गया। O से फिर जो है ये उल्टी डायरेक्शन, ये देखो बच्चों, यहाँ तो डायरेक्शन ऊपर की ओर थी ना, अब यहाँ डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे की ओर होगी है। तो ये बी पर, अब बी से फिर कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों? फिर कहाँ पहुँच जाए? ओ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा? एक दोलन पूरा कर देगा बच्चों। अब आपको एक बात का इसमें ध्यान देना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न हो, उसमें तो फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो बच्चों देखना है आपको, यहाँ पर जो है ओ पर, ओ पर
कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है बच्चों, इस ओ पर जो है, जो हमारी कुंडली है, बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स होगा। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। लेकिन बच्चों फ्लक्स में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो नहीं रहा है, इसलिए यहां पर विद्युत वाहक बल कितना है बच्चों, यहां पर विद्युत वाहक बल कितना है, 0 है। फ्लक्स में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, माना यहां पर क्या है, फ्लक्स φ1 है, अधिकतम फ्लक्स है यहां पे, क्योंकि ये देखो यहां पर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। जैसे ए पर पहुंचते हैं, ठीक है, जैसे ए पर हम जाते हैं, तो ए पर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, समांतर है, यहां पर समांतर है। तो बच्चों जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां पर तो फ्लक्स है, यहां पर फ्लक्स 0 हो गया, तो फ्लक्स में कितना हो गया, परिवर्तन हो गया। ये देखो फ्लक्स में कितना हो गया, φ2 माइनस φ1, दैट इज डेल्टा फाई, ये फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। अब विद्युत वाहक बल, जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल यहाँ शून्य है, शून्य से धीरे 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 बढ़ेगा और ए पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा बच्चों। और इसी अधिकतम मान को कहते हैं शिखर मान। यहाँ पर तो अधिकतम हो गया, फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर तो फ्लक्स 0 है, अब ओ पर फिर क्या होगा, ओ पर क्या होगा बच्चों, फिर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी, यहां पर फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा, तो 0 से फिर फ्लक्स बढ़ने लग जाएगा। तो फ्लक्स में क्या हो जाएगा, फिर माना यहां पर फ्लक्स कितना है, φ3 है, तो कितना ओ पर कितना परिवर्तन हुआ बच्चों, φ3 माइनस φ2, दैट इज डेल्टा फाई, यहां भी फ्लक्स परिवर्तन हुआ। अब क्या होगा, यहां पर जो है, जो विद्युत वाहक बल है यहाँ अधिकतम हो गया था, तो धीरे 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 क्या होने लग जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अब क्या होगा, यहाँ पर तो φ3 है, यहाँ पर तो φ3 है कि नहीं है बच्चों, यहाँ पर φ3 है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब बी पर जाएगा, फिर बी पर जाएगा, यहाँ पर तो क्या था, लंबवत था, यहाँ पर जो है उस कुंडली समांतर होगी, यहाँ पर फिर लंबवत होगी, फ्लक्स अधिकतम हो गया, यहाँ पर फिर समांतर होगी, फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। मान लो यहाँ पर फ्लक्स φ4 है, तो यहाँ पर 0 हुआ और यहाँ पर अधिकतम है, तो फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। लेकिन दूसरी दिशा में जो है क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो इधर देखिए, यहाँ पर जो है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाएगा, लेकिन दिशा बदल देगा। बी से जब ओ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पुनः वही स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर फ्लक्स φ4 है, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा बच्चों। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, परिमाण, यहां देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। देखो बच्चों मैंने बता दिया, जब ओ पर है तो फ्लक्स के अधिकतम है, और ए पर जाने पर फ्लक्स क्या हो जा रहा है बच्चों, यहां पर फ्लक्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, फिर यहां पर 0 से अधिकतम हो जा रहा है, ठीक है, फिर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अधिकतम से फिर शून्य हो जा रहा है, फिर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फिर अधिकतम से क्या 0 से अधिकतम हो जा रहा है, फिर फ्लक्स में परिवर्तन, माने पूरे फ्लक्स में जब यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसका परिमाण भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो प्रेरित विद्युत भाग बल क्या बदला है, क्या बदला बच्चों, प्रेरित विद्युत, ये देखिए बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण व दिशा आवर्त रूप में बदल रही है, आवर्त रूप में बदल रही है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जब प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो है दिशा आवर्त रूप में बदलेगी तो धारा की भी बदलेगी और वोल्टेज की भी इसी प्रकार से क्या होगी, बदलेगी। तो एक्चुअली जो है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा या जो वोल्टेज है वो कैसी गति कर रहा है बच्चों, आवर्त गति बच्चों, इस प्रकार जिस प्रकार से आवर्त गति। यहाँ पर विस्थापन समीकरण क्या आता है, y = a sin ओमेगा t,
ये देखो यहाँ तो y तो विस्थापन है, यहाँ y की जगह पर e ले सकते हैं, आप i ले सकते हैं और v ले सकते हैं। यहाँ पर a आयाम है और यहाँ पर इसका शिखर मान है बच्चों। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा बताना जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, वो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वोल्टेज व धारा, ठीक है बच्चों। पावर हाउस से जो है आपकी प्रत्यावर्ती जो विद्युत भागबल उत्पन्न हो गया, लेकिन जब आपको बाह्य परिपथ में नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको विभवांतर नहीं मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जानना आपको बहुत जरूरी है चैप्टर में। जब कुंडली को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है, जब कुंडली को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होता है और इसके कारण क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है बच्चों, बाह्य परिपथ में आपको जोड़ना है। अब बच्चों थोड़ा आपको एक चीज जाननी है बच्चों, कैसे जोड़ेंगे बच्चों हम। ये देखो यहाँ पर प्रत्यावर्ती जो स्रोत है उसका चिन्ह ऐसा लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप E = E0 साइन ओमेगा टी लिखो या V = V0 साइन ओमेगा टी लिखो, क्योंकि इसी के कारण तो ये उत्पन्न हुआ। अब बाह्य परिपथ में आप क्या जोड़ दो बच्चों, कोई सा भी जोड़ सकते हैं, प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, कुंडली जोड़ सकते हैं, संधारित्र को जोड़ सकते हैं। अब आप हमें ये बताएंगे बच्चों कि डीसी में क्या करते हैं। ये देखो बच्चों, डीसी में क्या करते हैं बच्चों, डीसी में क्या होता है बच्चों, ये एसी है बच्चों, ये है अल्टरनेटिंग करंट। ये देखो बच्चों यहाँ दिखाई दे रहा है अल्टरनेटिंग करंट, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। अब डीसी में क्या होता है, डीसी में जो है एक बैटरी होती है बच्चों, प्लस माइनस इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें बाह्य परिपथ में इसको लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तभी तो धारा बहेगी, ये धारा बहेगी तो इसका प्रतिरोध आर है, इसके सिरों के बीच जो है विभवांतर आरोपित हो जाएगा, वोल्टेज आपको मिल जाएगा बच्चों। ये देखिए, ठीक है। तो एसी और डीसी में अब एक चीज आपको बतानी बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो है विद्युत भागबल है ना आपका, इधर को क्या हो रहा है धनात्मक और इधर को क्या हो रहा है ऋणात्मक। तो आप क्या कह रहे हैं, इसका परिमाण और दिशा बदल रही है। लेकिन ये देखो यहाँ पर जैसे बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये देखो बच्चों जैसे बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर भी जो है इसने एक प्रकार से क्या किया, उच्च विभवांतर, उच्च विभव यहाँ पर उच्च हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, निम्न हो गया। ये भी तो एक बैटरी जैसा लग रहा है ना बच्चों, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये प्लस और ये माइनस लग रहा है बच्चों, नहीं बच्चों। तो क्या होगा, अब देखिए बच्चों हम आपको इसका ग्राफ बताएंगे बच्चों। यदि आपने कुंडली को बाह्य परिपथ में जो उसमें प्रेरित विद्युत भागबल तो उत्पन्न हो गया, लेकिन जब तक बाह्य परिपथ में नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं इस प्रकार से इसका कर्व बना देता हूं। इधर देखिए बच्चों, ये देखिए जैसे आपने इधर तो टाइम लिखना बच्चों, जैसे कर्व आपने किसके लिए बनाया, प्रेरित विद्युत भागबल के बनाया है के लिए बनाया, वैसे ही जो है ये देखो बच्चों, ये देखिए इधर मैंने वोल्टेज लिख दिया, इधर ही वोल्टेज है और इधर ही क्या है, ये धारा है बच्चों। तो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज का हो गया, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, वोल्टेज का ग्राफ हो गया। तो यहां पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहां पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार से अब जब वोल्टेज मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा, तो ये धारा बच्चों, ऐसी धारा भी चलेगी बच्चों। ये देखिए ये किसका ग्राफ है, ये दूसरा किसका ग्राफ बना रखा बच्चों मैंने, ये धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का। तो धारा, ये देखो धारा भी तो अधिकतम हो रही है बच्चों, वैसे जो ये देखो ये क्या हो जाएगा I0। अब नेगेटिव डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा -I0 और ये क्या हो जाएगा -V0। तो बच्चों आपको आ गया। अब इन दोनों का समीकरण क्या होगा बच्चों, ये देखना बच्चों। जैसे अब तीनों का समीकरण मैं आपको बता देता हूं बच्चों। प्रत्यावर्ती विद्युत भागबल का क्या हुआ, E = E0 साइन ओमेगा टी हुआ। तो V का क्या हुआ, ये वोल्टेज का क्या हुआ, V = V0 साइन ओमेगा टी। इसी के प्रकार धारा का क्या हुआ, I = I0 साइन ओमेगा टी। तो बच्चों यदि आपको जो है
प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कहा जाए तो क्या कहेंगे, इनका परिमाण और दिशा क्या हो रही है, आवर्त रूप में, समय के अनुसार आवर्त रूप में बदल रही है। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और प्रतीक्षा जो है कीजिए चौथे प्रत्यावर्ती धारा पार्ट 4 की बच्चों। तो पार्ट 4 में जो है बच्चों हम जो है इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे, आयाम के बारे में आपको बताएंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।